बच्चों, इसके पश्चात हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में बात करेंगे। आइए इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बी का कार्डबोर्ड या कोई अन्य कार्डबोर्ड ले लें। इसके चारों ओर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए। ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। अब इस तार के स्वतंत्र सिरों को स्विच से होते हुए विद्युत सेल से संयोजित कीजिए। जिस दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है उसे नोट कर लीजिए। चुंबकीय सुई के निकट एक छड़ चुंबक लाइए। आप क्या देख पाते हैं? आप देखते हैं कि सुई विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम कोई चुंबक उसके निकट लाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाती है। बच्चों, अब आप स्विच ऑन की स्थिति में लाइए। आप क्या देख पाते हैं? क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित हुई? तो आप देखते हैं कि चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है। अब आप स्विच को ऑफ की स्थिति में लाइए। अब आप क्या देख पाते हैं? क्या सुई वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ गई? इस क्रियाकलाप को बार बार दोहराइए और प्रेक्षणों को नोट कीजिए। इसी प्रकार के प्रेक्षण ने हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित कर दिया था। वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। अतः जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे विद्युत चुंबक के बारे में। आइए एक अन्य क्रियाकलाप करते हैं। लोहे की लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक कील तथा लगभग 75 सेंटीमीटर लंबा विद्युत रोधी प्लास्टिक अथवा कपड़े से ढका हुआ या फिर इनेमल लेपित लचीला तार लीजिए। इस तार को कुंडली के रूप में कील के ऊपर कसकर लपेटिए। तार के स्वतंत्र सिरों को किसी स्विच से होते हुए दर्शाए अनुसार एक विद्युत सेल के साथ संयोजित कीजिए। कुछ पिन इस कील के सिरे पर अथवा इसके निकट लाइए। अब स्विच को ऑन कीजिए और देखिए क्या होता है। आप देख पा रहे हैं कि पिन कील की नोक से चिपक गए हैं। अब फिर से स्विच को ऑफ कीजिए। आप क्या देखते हैं? सभी पिन कील से परे हट गए। उपरोक्त क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व सामान्यतः नष्ट हो जाता है या समाप्त हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबकों को बहुत प्रबल भी बनाया जा सकता है कि ये अत्यंत भारी बोझ को भी उठा सकें। आपने क्रेनें तो देखी ही होंगी। इन क्रेनों के एक सिरे पर प्राय एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है। विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। दुर्घटनावश यदि आपकी आंख में कोई चुंबकीय पदार्थ गिर जाए तो डॉक्टर भी चुंबक का प्रयोग करके आपकी आंखों से उस चुंबकीय पदार्थ को निकालते हैं। आपके पास बहुत सारे खिलौने ऐसे होंगे जिनमें भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं। बच्चों, अब हम एक विद्युत चुंबक का उपयोग करके बनाए गए उपकरण के बारे में जानते हैं, जो कि है विद्युत घंटी। हम सभी ने विद्युत घंटी को देखा है और इससे भली भांति परिचित हैं। क्या आप जानते हैं कि इसमें एक विद्युत चुंबक लगा होता है? आइए देखते हैं विद्युत घंटी कैसे कार्य करती है। विद्युत घंटी में टर्मिनल T1 और T2 स्विच द्वारा बैटरी के साथ जुड़े होते हैं। जब स्विच को दबाया जाता है तो विद्युत धारा सेल से होती हुई विद्युत चुंबक तक पहुंचती है और फिर संपर्क पेज से होती हुई दूसरे टर्मिनल T2 द्वारा दोबारा सेल तक पहुंच जाती है। इस प्रकार विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। विद्युत घंटी में से विद्युत धारा के बहने या प्रवाहित होने से जो प्रभाव देखने को मिलता है, आओ उसके बारे में बात करें। विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण विद्युत चुंबक कार्य करना शुरू कर देता है और लोहे की पत्ती को अपनी ओर आकर्षित करता है। पत्ती के खींचे जाने के कारण पत्ती के साथ जुड़ा हुआ हथौड़ा घंटी के साथ टकराता है, जिसके साथ ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके साथ ही परिपथ टूट जाता है। परिपथ के टूटने के कारण विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है
और विद्युत चुंबकत्व खत्म होने के कारण अब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचकर नहीं रख सकता। इसके कारण पत्ती अपने पहले वाली स्थिति ले लेती है और पेच के साथ जुड़ जाती है। जब परिपथ दोबारा पूर्ण होता है तो यह विधि दोहराई जाती है और प्रत्येक बार हथौड़ा घंटी से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करता है। इस प्रकार से विद्युत घंटी कार्य करती है। ये कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। पहला, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके किस टर्मिनल को निरूपित करती है? तो सही उत्तर है धन टर्मिनल को। अगला, दो या अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है इसे बैटरी कहा जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने से किसी तार का गर्म हो जाना विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहलाता है? आपके पास इसके विकल्प भी हैं, चुंबकीय, विद्युत या तापीय। सही जवाब है तापीय प्रभाव। अब मैं आपको कुछ कथन दूंगा, आप बताएंगे कि वे सत्य हैं या असत्य। पहला कथन, जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघलकर टूट जाता है। यह कथन सत्य है या असत्य है? हाँ, यह सत्य है। अगला, विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता। यह कथन असत्य है। विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आप यहाँ पर दिखाए गए चित्र में 4 सेल देख पा रहे हैं। क्या आप रेखाएं खींचकर यह निर्दिष्ट कर सकते हैं कि 4 सेलों के टर्मिनलों को तारों द्वारा संयोजित करके आप बैटरी कैसे बनाएंगे? तो आइए इसे करते हैं। आप प्रत्येक सेल में ऋण टर्मिनल को धन टर्मिनल से जोड़ेंगे। इस प्रकार से आपको पहले सेल में से धन टर्मिनल में से निकली हुई तार और अंतिम सेल में से ऋण टर्मिनल में से निकली हुई तार मिल जाएगी, जो कि एक बैटरी को दिखा रही है। अगला प्रश्न, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो पा रहा है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि यहाँ पर हमने 2 सेल को जोड़कर एक बैटरी बनाई है, परंतु दोनों सेलों के धन टर्मिनलों को हमने आपस में जोड़ दिया है, जबकि हम यह जानते हैं कि बैटरी बनाने के लिए सेलों को जब जोड़ा जाता है तो सदैव ऋण और धनात्मक टर्मिनलों को जोड़ा जाना चाहिए। जब हम इसे ठीक कर देंगे तो बल्ब दीप्त हो जाएगा।